नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि यदि आपकी जमीन का आप सीमांकन करवाना चाहते हैं तो सीमांकन की प्रक्रिया क्या है तथा किस प्रकार से सीमांकन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी भूमि स्वामी जिसकी जमीन की सीमाओं को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है तो वह भूमि स्वामी अपनी जमीन का सीमांकन करवाने के लिए तहसीलदार को आवेदन दे सकता है। जब तहसीलदार को सीमांकन के लिए आवेदन दिया जाता है तो तहसीलदार पटवारी को आदेश जारी करेगा और आदेश के माध्यम से कहेगा कि इस भूमि स्वामी की जमीन का सीमांकन कर आप मेरे समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। जब सीमांकन किए जाने हेतु पटवारी को तहसीलदार का आदेश प्राप्त हो जाता है तो पटवारी उक्त आदेश के पालन में उस भूमि स्वामी की जमीन का सीमांकन करेगा जिसके सीमांकन हेतु तहसीलदार को आवेदन दिया गया है और जमीन का सीमांकन किया जाएगा। उस जमीन के मालिक और उस जमीन के आसपास के पड़ोसी कृषकों को भी सूचना पत्र देगा कि इस जमीन का सीमांकन किस दिनांक को किया जाना है। जब पटवारी के द्वारा दिनांक नियत कर दी जाती है तो नियत दिनांक को पटवारी के द्वारा संबंधित जमीन का सीमांकन स्थायी मेड़ों से किया जाएगा तथा मौके पर कच्चे निशान कायम किए जाएंगे। यदि सीमांकन की जाने वाली जमीन पर या उसके किसी भाग पर भूमि स्वामी अर्थात जमीन के मालिक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा पाया जाता है तो उसका उल्लेख भी पटवारी के द्वारा मौके पर बनाए गए पंचनामे में किया जाएगा। सीमांकन करने वाले पटवारी के द्वारा सीमांकन के संबंध में फील्ड बुक बनाई जाएगी जिसमें इस बात का उल्लेख रहेगा कि सीमांकन किस बिंदु से किस बिंदु तक किया गया है। सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद पटवारी के द्वारा एक प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके संलग्न सीमांकन की कार्यवाही के संपूर्ण दस्तावेज रहेंगे। सीमांकन का प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुना जाएगा। उसके बाद यदि तहसीलदार को उचित प्रतीत होता है तो उस सीमांकन की पुष्टि कर दी जाएगी, अन्यथा अन्य आदेश पारित किया जाएगा। यदि पटवारी के द्वारा किए गए एवं तहसीलदार के द्वारा पुष्टि किए गए सीमांकन से कोई पक्ष असंतुष्ट है तो असंतुष्ट व्यक्ति मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129(5) के तहत उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ के समक्ष उक्त सीमांकन को चुनौती दे सकता है। लेकिन सीमांकन को चुनौती देने की कार्यवाही सीमांकन की पुष्टि से या पुष्टि की जानकारी से 45 दिन के भीतर की जाना जरूरी है। सीमांकन को चुनौती तभी दी जा सकती है जब असंतुष्ट व्यक्ति उस सीमांकन के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति है तथा उसे सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है या उसे सीमांकन की पुष्टि के समय तहसीलदार ने नहीं सुना है। जब सीमांकन को चुनौती देने का आवेदन उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उपखंड अधिकारी तहसीलदार द्वारा किए गए सीमांकन को सही भी ठहरा सकता है या फिर से सीमांकन किए जाने का आदेश पारित कर सकता है। जब उपखंड अधिकारी के द्वारा फिर से सीमांकन करने का आदेश पारित किया जाता है तो उपखंड अधिकारी फिर से दल गठित कर सकता है या पटवारी को आदेशित कर सकता है। ऐसी स्थिति में दल या पटवारी के द्वारा जिस जमीन का सीमांकन किया जाना है उस जमीन के सभी पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र भेजा जाएगा और नियत दिनांक को उसके स्थायी मेड़ों से सीमांकन किया जाएगा तथा मौके पर पंचनामा एवं फील्ड बुक बनाई जाएगी और अंत में प्रतिवेदन तैयार कर उपखंड अधिकारी महोदय या तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जब दोबारा सीमांकन कर उपखंड अधिकारी के समक्ष सीमांकन के संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो हितबद्ध लोगों को उपखंड अधिकारी के द्वारा सुना जाएगा और उसके बाद उस सीमांकन की पुष्टि की जाएगी। देखिए दोस्तों, सीमांकन की किसी भी कार्यवाही या किसी भी आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई अपील, रिवीजन या रिव्यू पेश नहीं होती है। इस प्रकार के प्रावधान मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 8 में दिए गए हैं। अब समझ लेते हैं कि सीमांकन के आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाने जरूरी है। तो देखिए, सीमांकन के आवेदन के साथ जिस जमीन का सीमांकन किया जाना है उस जमीन की खतौनी, खसरा तथा जमीन का वर्तमान नक्शा और आधार कार्ड या पहचान पत्र की प्रति लगानी जरूरी रहती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।